किसी भी चीज का एक्सीलरेशन जो ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा था उसके कंपैरिजन में अगर हम खुद एक्सीलरेटेड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमारी एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, हमको उसी चीज की एक्सीलरेशन दूसरी दिखेगी, ये तो तय है। बिकॉज ए फ्रेम एट रेस्ट एंड ए फ्रेम हैविंग सम एक्सीलरेशन, किसी एक चीज का रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों फ्रेम में अलग अलग होता है, बट हम आंसर सेम चाहते हैं। तो हमने क्या कहा था, द ग्राउंड फ्रेम वी आर एज्यूमिंग फॉर डे टू डे लाइफ, फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, द लैब फ्रेम और द ग्राउंड फ्रेम इज द इनर्शियल फ्रेम। वहां जो एक्सीलरेशन दिख रहा है वही लो, और वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स मत लो, जो फोर्स है वही लो, आंसर सही आएगा। अगर तुम एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो, जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, उसमें अगर तुम न्यूटन लॉ लगाना चाहते हो तो तुम जो एक्सीलरेशन दिख रहा है उस फ्रेम में है वही लो, जो तुम एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, उस फ्रेम में जो एक्सीलरेशन दिख रहा है वही लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स लो। एक्स्ट्रा फोर्स कितना लोगे, मास ऑफ द ब्लॉक विच यू आर सीइंग इनटू एक्सीलरेशन ऑफ योर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो क्यों बोलते हैं, इसका रिएक्शन पेयर नहीं होता है, हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इसका कोई रिएक्शन पेयर नहीं है। स्यूडो फोर्स इस पे लगा, बट स्यूडो फोर्स का रिएक्शन कहाँ लगा, कहीं नहीं लगा, इसीलिए स्यूडो है। दूसरा कि स्यूडो फोर्स जो होता है वो उसका कोई सोर्स नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स मेरे ऊपर अर्थ लगा रही है, या मेरे ऊपर नॉर्मल टेबल लगा रहा है, या स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, या टेंशन का फोर्स धागा लगा रहा है, बट स्यूडो फोर्स कौन लगा रहा है कोई पता नहीं है, उसका सोर्स ही नहीं होता है। क्यों होता है, क्यों ऐसा है, क्योंकि वो फोर्स हम सिर्फ क्यों लेते हैं, अपने आंसर को लाने के लिए लेते हैं। और तीसरा है कि स्यूडो फोर्स जब भी किसी एक्सटेंडेड बॉडी पर लगेगा और पॉइंट मास नहीं है, अगर एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो स्यूडो फोर्स हमेशा हम सेंटर मास पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सेंटर मास पे, क्योंकि हर पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है, जैसे तीन मान लो दो पार्टिकल है, किसी सिस्टम में दो पार्टिकल है, तो अगर तुम स्यूडो फोर्स लोगे और तुम्हारी एक्सीलरेशन ए है, तो तुम m1 पे कौन सी फोर्स लोगे, m1 इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन में, m2 पे क्या लोगे, m2 इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरह से स्यूडो फोर्स जो है, समझो स्यूडो फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। जिस तरह से ग्रेविटी का फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे मास m1 है, इस पे फोर्स है m1g, यहाँ पे मास m2 है, इस पे फोर्स है m2g, m1g m2g, जी दोनों के लिए सेम है, इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं ग्रेविटी का फोर्स। बताएंगे जब सेंटर मास पढ़ाएंगे तब। उसी तरह से अगर ये m1 है और ये m2 है और हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि हम खुद एक्सीलरेटेड है, अगर हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे m1 इंटू ए, यहाँ भी लगाएंगे m1 इंटू ए, तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो तो हर पार्टिकल के कॉमन है, ऑब्जर्वर तो सेम है। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म ग्रेविटी में है। कौन सी ग्रेविटी में, ए में, जो मेरा अपोजिट ग्रेविटी है। ये हम देखेंगे, बस अभी तुम ये समझ लो कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी होता है हम स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं। स्यूडो फोर्स कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये सब बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने उस नोट्स में लिख दिया है, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। फॉर एक्सटेंडेड बॉडी स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट होता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। रोटेशनल मैकेनिक्स में जब भी तुम स्यूडो फोर्स में स्यूडो फ्रेम में टॉर्क लगाओगे तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेते हैं। क्यों लेते हैं वहां बताऊंगा मैं तुम्हें, ये सब चीज अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बट ये बता रहे हैं कि जो हम आज पढ़ा रहे हैं उसके पीछे का मेरा जो सोच है वो आने वाला बहुत सारा टॉपिक का हम बेस तैयार कर रहे हैं। तो हम जितना सीरियसली पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तुम भी मेरे फ्रेम से सोचो, ये इंपॉर्टेंट है। हम एक भी ऐसा चीज नहीं पढ़ाएंगे कभी भी जिसका कोई बाद में यूज नहीं होगा, और एक भी ऐसा चीज नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे ना एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, टू दी पॉइंट। ठीक है, किसी कोई डाउट है क्या अभी तक में? पहले मैं अभी स्यूडो फोर्स फिर से बता रहा हूँ, आज मैं स्यूडो फोर्स में डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बताऊंगा, स्यूडो फोर्स बताऊंगा। किसी कोई डाउट है? जी सर। हाँ बताओ सर व्हाट्सएप किया है आपको? व्हाट्सएप किया है। चिरायु, चिरायु, जी सर, जी सर।
ये तो रोटेशनल का क्वेश्चन है, ये तो रोटेशनल का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सॉलिड ड्रम रेडियस आर मासिंग रोल्स ए सॉलिड यूनिफॉर्म ड्रम ना। जी सर, हाँ, जी सर, जी सर, यही होगा। जी साइन थीटा लिख लो, आंसर लिख लो, उसमें डाल देना जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ICM बाय MR स्क्वायर। जी साइन थीटा बाय 1 प्लस ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास बाय R स्क्वायर। उसमें डाल दो, कौन सा चीज है, सिलेंडर है क्या है? सर आर स्क्वायर है कि एम आर स्क्वायर? जी साइन थीटा, हाँ MR स्क्वायर, हाँ जी साइन थीटा 1 प्लस ICM बाय MR स्क्वायर। ICM क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड ड्रम है ना, सॉलिड सिलेंडर है ना, MR स्क्वायर बाय 2 होगा, 2G साइन थीटा बाय 2G साइन थीटा बाय 3 होगा। आंसर होगा C। ये रोटेशनल का क्वेश्चन है, ये तो तुमको जब भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा इसकी तुमको वो क्या बोलते हैं शॉर्टकट्स सब बताए जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई तुम एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे हो जो अभी क्लास में नहीं चल रहा, उसके डाउट पर्सनली पूछ लेना, अभी क्लास में बस वही पूछो जो अभी तक के न्यूटन लॉ से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो, मैंने थोड़ा सा स्यूडो फोर्स बताया था, मैंने उसमें एक जगह लिखा है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो, पढ़ा था सबने नोट्स को, पढ़ने का टाइम मिला था, नहीं मिला तो बाद में देखना। अगर हम हर क्वेश्चन को स्यूडो फ्रेम से बना सकते हैं, इस फ्रेम से बना सकते हैं, तो हम स्यूडो फ्रेम क्यों यूज करें, या कब यूज करें, कब समझें कि उसको यूज करना है। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, समझो इसको, जो उसमें नोट्स में भी दिए हुए हैं, फिर भी ले रहे हैं, तो हम उससे ज्यादा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम उससे ज्यादा लेंगे यहाँ पे। चलो देखो, किसी को डाउट होगा तो बीच में पूछ लेना। देखो, ये जो हम अभी नोट्स लिखेंगे इसको हम शेयर कर देंगे फिर तुम लोगों के साथ। देखो, हमारा सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक ये ट्रायंगुलर वेज है, क्या ये ट्रायंगुलर वेज है, ये एंगल कितना है थीटा, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम, इस वेज को हम, इस ब्लॉक को हम एक्सीलरेशन देना चाहते हैं। ए क्वेश्चन है, व्हाट एक्सीलरेशन should be given to the wedge so that there is no relative slipping between wedge and block। तो हम इसको कितना एक्सीलरेशन से खींचें, हम इस फ्रेम को कितना एक्सीलरेशन दें कि कोई रिलेटिव स्लिपिंग इसके बीच में ना हो, कोई रिलेटिव स्लिपिंग इसके बीच में ना हो, मींस इसके रेस्पेक्ट में ना तो ये नीचे जाए और ना ही ये ऊपर जाए। ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके रेस्पेक्ट में ना तो ये डाउन द इंक्लाइन स्लिप करे, ना तो अप द इंक्लाइन स्किड करे, ये चिपक के चले मींस ये ऐसा बिहेव करे कि ये जो ब्लॉक है ये इसके साथ क्या है, चिपक गया है, ये इसके साथ चिपक गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो तुमकी इसकी एक्सीलरेशन भी ए ही दिखेगी, और तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो तुमको इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन भी ए ही दिखेगी, क्योंकि ये ऐसे चिपक गया है। लेकिन अगर तुम इस फ्रेम से देखोगे, अगर तुम वेज फ्रेम से देखोगे तो इसकी एक्सीलरेशन क्या दिखेगी, 0। ये तुमको रेस्ट पे दिखेगा, किस फ्रेम में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज,
वेज के रेस्पेक्ट में ये क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वेज के रेस्पेक्ट में स्लिप करता तो डाउन या अप जाता, बट हम क्या चाहते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में इसका कोई स्लिपिंग ना हो, वेज के रेस्पेक्ट में इसका कोई स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरह से फेविकॉल से चिपक गया है इस इंक्लाइन प्लेन में और इंक्लाइन प्लेन के साथ चल रहा है, तो इसकी एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम में वही होगी जो इंक्लाइन प्लेन की एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर देखना चाहते हैं एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से अगर तुम देखोगे तो तुम क्या दिखेगा, तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, क्या दिखेगा देखो, और तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, mg इधर, नॉर्मल इधर, दो ही फोर्स होगा mg और नॉर्मल, सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, और इसकी एक्सीलरेशन कितनी इधर बताओ, a, यानी दो फोर्स है और एक एक्सीलरेशन, बिकॉज ये ग्राउंड फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम है, हमको इसमें स्यूडो फोर्स नहीं लेना है, दो फोर्स है और दोनों फोर्स कौन से हैं, रियल फोर्सेस है। स्यूडो फोर्स को इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, हालांकि वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, समझो स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेते हैं रहते हैं, लेकिन हम उस फोर्स को, स्यूडो फोर्स को इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि तो उस फोर्स के लगने के बाद, उस फोर्स के लगने के बाद आंसर सही आता है, यानी इनर्शियल फ्रेम के साथ वो मैच हो जाता है, इसलिए उसको इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। ये बताना भूल जाएंगे, छोटा सा बात है कल। चलो सर, फोर्स, हाँ सर ये क्वेश्चन तो बिना स्यूडो फोर्स के भी हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे, ठीक है, ये तो बन जाएगा, वो हम समझते हैं, तुम में से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे, हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, देखो दो फोर्स है और एक एक्सीलरेशन है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सीलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेफ्टवर्ड। हम अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जिधर एक्सीलरेशन है, जिधर एक्सीलरेशन है उसको क्या मान लो, एक्स एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस, जिधर एक्सीलरेशन क्या मान लो, एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस, और जिधर एक्सीलरेशन के नहीं है उसके परपेंडिकुलर, जिधर एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर को क्या मान लोगे, वाई एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, ये कितना हो जाए बताओ, माइनस वाई एक्सिस। अब क्या लिखोगे बताओ, अब क्या लिखोगे, अब तुम बताओ, बिकॉज एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट है ए, लेफ्ट वार्ड, देखो पूरी की पूरी एक्सीलरेशन किधर है, लेफ्ट वार्ड है, और एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना है, 0। इसका मतलब एफ का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट वार्ड कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एफ का वाई कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0 ना। ये होता है एफ का वाई कंपोनेंट क्या है बताओ, वाई डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, कुल मिला के दो फोर्स हैं, नॉर्मल और mg। नॉर्मल का एक कंपोनेंट है ऊपर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नॉर्मल का एक कंपोनेंट है कितना, n cos थीटा। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नॉर्मल का एक कंपोनेंट है कितना है, n cos थीटा, माइनस, और नेगेटिव डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, कौन सा है, ग्रेविटी। इन दोनों का सम, वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0। बताओ, नॉर्मल का एक ऊपर कंपोनेंट है, एक नीचे कंपोनेंट है, यानी कि नॉर्मल का अपवर्ड कंपोनेंट ग्रेविटी को कैंसिल कर रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में नहीं है। अब एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन मींस लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में mg का कोई कंपोनेंट नहीं है, बट नॉर्मल का एक कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, n sin थीटा। देखो नॉर्मल का सिर्फ एक कंपोनेंट है, वही लेफ्ट डायरेक्शन में है, n sin थीटा ही इसको चला रहा है, किस एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। इसको जो एक्सीलरेशन मिल रहा है लेफ्ट वर्ड, वो क्यों मिल रहा है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। अब देखो ये इक्वेशन, यहां से n cos थीटा आ गया, यहां से n sin थीटा चला है, हम दोनों का डिवाइड कर देंगे,
आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, समझो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए बाई जी हो जाएगा ना, ए बाय जी। तो ए कितना हो जाएगा बताओ, जी टेन थीटा। अगर तुम इसको इस एक्सीलरेशन से चलाओ और तुम इसको इस एक्सीलरेशन से लेफ्ट खींचो तो इन दोनों बीच में रिलेटिव स्लिपिंग क्या होगा, जीरो होगा। और उस केस में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, सो बताओ, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां से देखो, नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg बाय कॉस थीटा, यानी इस केस में नॉर्मल की वैल्यू ग्रेटर देन mg आएगी। क्यों? बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए mg बाय कॉस थीटा, जैसे मान लो कॉस थीटा 1/2 है, इसका मतलब नॉर्मल किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ mg के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड फ्रेम से। ये कौन से फ्रेम से हुआ, ग्राउंड फ्रेम से। अब हम कर रहे हैं वेज फ्रेम से। नाउ वी आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन फ्रॉम वेज फ्रेम, as seen from wedge, as seen from wedge। अब समझो इसको, वेज पे जो आदमी बैठा है वो खुद एक्सिलरेटेड है, वेज पे जो पर्सन बैठ के इस ब्लॉक को देख रहा है वो खुद एक्सिलरेटेड है। तो दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस ऑब्जर्वर की खुद की एक्सिलरेशन, उसका खुद का एक्सिलरेशन लेफ्ट के तरफ है, कितना है, ए है, क्योंकि वेज का एक्सिलरेशन ए है। अब अगर ये पर्सन इसको कुछ करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, देखो, अब अगर ये पर्सन कुछ करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, समझो, इस पर्सन को क्या करना होगा, इस पर्सन को जो है, अगर ये पर्सन एफबीडी बना के सॉल्व करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, समझो इसको, ये पर्सन क्या करेगा कि स्यूडो फोर्स मिलेगा, इस पर्सन को स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, किधर, बिकॉज इस पर्सन की खुद की एक्सीलरेशन लेफ्ट वर्ड है, इसको लेना पड़ेगा राइट वर्ड। ये पर्सन ये करेगा, देखो, ये पर्सन कहेगा, ये पर्सन कहेगा इस तरह से, ये पर्सन इस तरह से करेगा, ये कहेगा कि देखो इसके ऊपर जो फोर्स है mg तो नीचे था, नॉर्मल इधर था, ये तो रियल फोर्स, ये तो होगा ही होगा। अब ये क्या कहेगा कि इसको एक्सीलरेशन क्या दिख रहा है, जीरो, इसको एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है, जीरो, बट इसको एक स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, किधर, इस डायरेक्शन में, इसको एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि मेरे पास अभी, हम इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, स्यूडो फोर्स को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, दिस इज द स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। देखो यहाँ के कंपैरिजन में, फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन था ए और सेकंड केस में एक्सीलरेशन है जीरो, एक्सीलरेशन गलत है, बट फर्स्ट केस में स्यूडो फोर्स नहीं था, सेकंड केस में स्यूडो फोर्स है। ये गलती, ये स्यूडो फोर्स का एक्स्ट्रा करेक्शन टर्म रिलेटिव एक्सीलरेशन के करेक्शन टर्म को कंपेंसेट कर देता है। अब ये कहेगा एक्सीलरेशन जीरो है तो ये क्या करेगा, बोले एफ एक्स भी जीरो और एफ वाई भी जीरो, बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, इसको एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है, जीरो। इसका मतलब ये क्या कहेगा, एफ एक्स भी जीरो और एफ वाई भी जीरो, जब कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। एफ वाई जीरो का मतलब है, वर्टिकल फोर्स जीरो का मतलब है एन कॉस थीटा माइनस एम जी जीरो, सेम। और एफ एक्स का मतलब है, एफ एक्स का मतलब है लेफ्ट और राइट कैंसिल कर जाएगा, तो क्या लिखेगा, एन साइन थीटा माइनस एम ए जीरो। देखो इन दोनों में फर्क देखो, इन दोनों में फर्क देखो, यहां था एन साइन थीटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इस केस में एन साइन थीटा फोर्स माइनस एम ए फोर्स इज मास इनटू जीरो, इज मास इनटू जीरो, बट आंसर तो दोनों में सेम है, आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है। अब समझो, इसको तुम याद रखना, क्यों याद रखना इस चीज को, किसको, अगर एक्सीलरेशन कितना दे देंगे, जी टेन थीटा, तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। अब इसमें दो
वेरिएशन तुमको हम पूछेंगे बाद में। क्या क्या पूछेंगे? पहला ये पूछेंगे, अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता, ये ऐसे करके एक वायर फ्रेम होता, ये एक वायर का फ्रेम होता, समझो, या कोई सिलिंड्रिकल सरफेस होता, इसका इक्वेशन होता y इक्वल टू एफ एक्स। इसका इक्वेशन क्या होता? y इक्वल टू एफ एक्स। समझो, x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। और इसमें अगर हम पूछते कि बताओ हम कहां पर एक ब्लॉक को रखें, हम क्या करते हैं? इस फ्रेम को एक्सिलरेट कर देते हैं। हम इस फ्रेम को क्या करते हैं? इसको क्या किए थे? इंक्लाइन प्लेन को लेफ्ट किए थे ना, हम इसको लेफ्ट एक्सिलरेट कर देते हैं। हम इस पूरे फ्रेम को लेफ्ट की तरफ एक्सिलरेट कर देते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं? इस पूरे फ्रेम को लेफ्ट की तरफ एक्सिलरेट कर देते हैं। तो ये जो ब्लॉक होगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में, इस वायर फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। पूछेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, तो क्या करोगे? ये जिस पॉइंट पे रुका हुआ है उस पॉइंट पे क्या करो? तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके, ये एंगल होगा थीटा। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ये हमेशा होता है पूरे फिजिक्स में। एट दिस पॉइंट द कर्व behaves as an inclined plane, along the tangent, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे, किसी भी कर्व्ड सरफेस के किसी एक पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस टेंजेंट, अगर तुम उस पूरे उस पॉइंट पे अगर तुम उस एक इंक्लाइन प्लेन को रख दो ऐसे, यहाँ पे अगर तुम एक इंक्लाइन प्लेन को रख दो ऐसे, तो तुम इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हो। तो समझो, तुमको पता है कि एक्सीलरेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट? जी tan थीटा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख के अगर हम इसको खींचें और हम पूछे कितने एक्सीलरेशन से खींचें कि ये स्लिप ना करे, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तो एक्सीलरेशन कितना होता है? जी tan थीटा। तुम निकाल चुके हो। tan थीटा होगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंक्लाइन की तरह बिहेव करेगा। किसी भी पॉइंट पे ये जो इंक्लाइन बनाएगा उसका स्लोप कहां से आता है? dy/dx। वंशिका, तुमको समझने में दिक्कत होगी, मैं तुमको कैलकुलस के बाद ये बात तुमको समझ में आएगा, बाकी कल बता रहा हूं। किसी भी पॉइंट पे तुम किसी पैराबोलिक मिरर को प्लेन मिरर बना सकते हो। तुम किसी पैराबोलिक सरफेस को प्लेन सरफेस बना सकते हो। तुमको खाली ये करना है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लो और उसके डायरेक्शन में उस पॉइंट पे मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन या एक प्लेन सरफेस रखा हुआ है। उसका एंगल कैसे निकालोगे? dy/dx से। दूसरी बात, अगर ये रफ सरफेस होता, समझो, अगर ये रफ सरफेस होता, अगर ये स्मूथ सरफेस ना होता, अगर ये रफ सरफेस होता, समझो, अगर ये सरफेस रफ होता और हम इसको a इक्वल टू जी tan थीटा से खींचते हैं, तो भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। क्यों नहीं एक्ट करता? क्योंकि फ्रिक्शनलेस जब था, जब फ्रिक्शन नहीं था तब भी स्लिपिंग नहीं था। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन देयर नो रिलेटिव मोशन, बट फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर ओनली इफ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन देयर वुड बी रिलेटिव मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होने से स्लिपिंग होता तो फ्रिक्शन उस स्लिपिंग को बचाने के लिए आता है, प्रकट होता है। अगर किसी भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने से स्लिपिंग होता तो फ्रिक्शन का जन्म होता है उसको बचाने के लिए, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए। अगर बिना फ्रिक्शन के भी स्लिपिंग नहीं होता
अगर बिना फ्रिक्शन के भी स्लिपिंग नहीं होता तो फ्रिक्शन प्रकट नहीं होगा। फ्रिक्शन तभी प्रकट होता है जब स्लिपिंग का टेंडेंसी होता है। इफ देयर नो स्लिपिंग विदाउट फ्रिक्शन देयर नो रोल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस केस में जीरो आता है अगर रफ सरफेस होता तो भी। हम इसी क्वेश्चन को डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल में एक स्टेप में बनाएंगे। हम इसी क्वेश्चन को तुम ग्राउंड फ्रेम में देख लिए, तुम वेज फ्रेम में देख लिए, जब तुमको हम डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल बताएंगे इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप में बनाएंगे, एक स्टेप में। अभी इसमें टाइम है थोड़ा सा। एग्रीड? ये होगा जी tan थीटा। याद रखना, ये बहुत बार काम देता है, रेडीमेड इंफॉर्मेशन। तो तुम इसको जी tan थीटा से खींचोगे, इसका रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होता है। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां तो हम समझ रहे हैं कि ग्राउंड फ्रेम लो या वेज फ्रेम लो क्या फर्क पड़ता है। ग्राउंड फ्रेम लो या वेज फ्रेम, सब में तो दिक्कत बराबर ही है। ये बताओ, अगर ये एक्सीलरेशन जी tan थीटा है तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, एग्रीड? अगर तुमने इस ब्लॉक को, इस इंक्लाइन प्लेन को जी tan थीटा से खींचा है तो इन दोनों के बीच में एक्सीलरेशन ब्लॉक से वेज क्या है? जीरो है। अब ये बताओ, मान लो इसकी मास m है और इसकी मास m है, और हम ये जानना चाहते हैं ये एक्सीलरेशन दिए कैसे, इसको खींचे, किससे खींचे? फोर्स F से। हम चाहते हैं कितने फोर्स से इसको खींचे कि दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। समझो मेरे कहने का मतलब क्या है। एक ट्रायंगुलर वेज है, एक इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और हमको उस ट्रायंगुलर वेज को खींचना है या पुश करना है, यहां से पुश करना है। कितने फोर्स से पुश करें कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन ना हो? तो क्या करोगे तुम क्या करोगे? तुमको पता है इस वेज को कितनी एक्सीलरेशन चाहिए। अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, इस वेज को कितनी एक्सीलरेशन चाहिए? सो बताओ, जी tan थीटा। वही इस ब्लॉक को भी चाहिए, जी tan थीटा। इन दोनों को सिस्टम मान लो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? m प्लस m इंटू एक्सीलरेशन। देखो, अगर हम इस ब्लॉक को और इसको सिस्टम मान ले, हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? हमने तुमको क्या बताया है कि सिस्टम तुम मान सकते हो अगर हर पार्ट, सिस्टम के हर पार्ट की एक्सीलरेशन क्या हो? सेम हो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो अगर इसके बीच रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन और इस वेज की एक्सीलरेशन तो सेम है, तो तुम इन दोनों को कॉमन सिस्टम मान सकते हो। उस केस में ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही है, F। तो कितना हो जाएगा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन A, and that is equal to m plus m into what? g tan theta। इतना फोर्स लगा दोगे, m plus m into g tan theta मीन्स इसको दोनों को कॉमन सिस्टम मान लो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? F by m plus m, और F by m plus m किसके इक्वल होनी चाहिए? g tan theta के। टोटल फोर्स F बाय टोटल मास किसके इक्वल होनी चाहिए? जो एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है उनके बीच में स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू जी tan थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट? ये बताओ, ये जो क्वेश्चन 33 है कैसे बनाओगे? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर, आप जूम इन कर दीजिए प्लीज। ब्लर दिख रहा है? हाँ सर अब ठीक है। पूछा क्या है? देखो क्वेश्चन का लाइन देखो, विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। इस
स्मॉलर ब्लॉक को इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे, इस स्मॉलर ब्लॉक को इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्लिप नहीं करना है। तो तुमको पहले एक चीज समझ में आ गया क्वेश्चन देखते ही, इफ दिस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज, दैट मींस द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू इज g tan theta. If this wedge moves with acceleration g tan theta, then this block also moves with acceleration g tan theta from ground frame, and from wedge frame it is at rest. तो तुमको पता चल गया इसकी एक्सेलरेशन क्या चाहिए इस कॉमन की, क्योंकि दोनों में एक मास बन चुका है, both are same mass. Why same mass? Because they are having common acceleration. They are a monolithic block. यानी इसकी कितनी होनी चाहिए जी tan. अब तो तुम सॉल्व कर लोगे, तुमको इसकी एक्सेलरेशन देखते ही पता चल गई, तुमको इसकी एक्सेलरेशन देखते ही पता चल गई, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं मतलब जी tan थीटा. अब क्या करोगे, इन दोनों को एक सिस्टम मान लो, इन दोनों को कॉमन सिस्टम मान लो, m डैश प्लस m, इसका है m, तो अब तो तुम लिख लोगे, क्या लिखोगे, कैपिटल mg, यहां पे देखो कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू जी tan थीटा. एक्सेलरेशन तो वो पता है ना, कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल टू ma. और इसके लिए क्या लिखोगे, इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही है, कौन सा है, टेंशन. mg नॉर्मल तो ऊपर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो एक्सेलरेशन है इस कॉमन सिस्टम का, वो किस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, टी की वजह से. टी कितना हो जाएगा, m प्लस m डैश प्लस m, ये टोटल मास इंटू जी tan थीटा. दोनों को सॉल्व कर दो, हमारा m डैश चला आएगा, m चला आएगा. तुमको इसको याद रखना होगा, इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट आता है, वहां पे सॉल्व नहीं करते हैं. क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, आएगा सीधे क्वेश्चन में, वहां पे डिराइव नहीं करते हैं. ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं, जरा समझना इसको और मुझे थोड़ा सा बताना तुमने. ये जो वेज था, ये जो वेज था, अगर हम इसको इधर खींच रहे हैं, इसको भी इधर, इस सरफेस को इधर एक्सेलरेट कर देते हैं, किससे, जी tan थीटा से, तो ये ब्लॉक रहता है एट रेस्ट. दिस इज एट रेस्ट, द ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज. ये जो पर्सन वेज पे बैठा है, इसको क्या लगता है, ये रेस्ट पे है. अब ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा. सेम क्वेश्चन है, सेम थीटा है सब कुछ. हम इसको जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं ए, वो लेस देन, हम जो इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं ए वेज को, ये ए जो है वो लेस देन जी tan थीटा है. अब बताओ इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा. अगर हम इसको जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं ये इतना नहीं दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं, अगर दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन जी tan थीटा, लाइक जी tan थीटा बाय 2 या जी tan थीटा बाय 3, कुछ ऐसा, तो ये बताओ इसके रेस्पेक्ट में, सो विथ रेस्पेक्ट टू वेज, दिस ब्लॉक वुड मूव अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन. नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड. ये W से जाएगा, ये एक्सेलरेशन W होगा विथ रेस्पेक्ट टू वेज. अगर तुमने ये एक्सेलरेशन उसे कम दिया तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, किससे, W से. अब ये बताओ, अगर हम यहीं पे इसको इस तरह से कर दें, हम इसको एक्सेलरेशन दें, बट दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी tan थीटा. अब बताओ अब क्या होगा, अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी कि नीचे होगी, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन. सर अब ऊपर होगा. ऊपर होगा.
विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब इसको समझ लो। पहला क्वेश्चन, एनी फ्रेम, किसी फ्रेम से बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट ये क्वेश्चन स्यूडो फ्रेम से ही बनाओगे, यानी वेज फ्रेम से ही बनाओगे, ग्राउंड से मत बनाना। बता रहा हूं क्यों। देखो, इसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन पता है, यानी ये डब्ल्यू का डायरेक्शन तुमको पता है, दिस इज नोन। उसी तरह से यहाँ पे वेज के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन इंक्लाइन के अलॉन्ग होगी, ये नोन है। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको इन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन, समझो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू, एक्सीलरेशन ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा होगा। कैसा होगा? एक्सीलरेशन एक तो ये है, किसके रेस्पेक्ट में? वेज के रेस्पेक्ट में। और एक एक्सीलरेशन ये है, किसका है? खुद वेज का है। समझो, वेज का एक्सीलरेशन ए है और वेज के रेस्पेक्ट में इसका जो है डब्ल्यू है। इन दोनों का वेक्टर सम जो करोगे, ये होगा एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब तुमको यहां तो कम से कम डब्ल्यू है, तो थीटा तो पता है ना, इसको तुम रिजॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे तुमको ये एंगल तुमको पता था, ये एंगल तुमको पता था 90 डिग्री माइनस थीटा है, बट ये एंगल तुमको नहीं पता है। सिमिलरली यहां देखो, डब्ल्यू इधर, ये पता है ये किस डायरेक्शन में, थीटा के साथ है, ये डब्ल्यू पता है। विथ रेस्पेक्ट टू वेज हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जानते हैं, बट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नहीं जानते हैं। ये एक्सेलरेशन इस तरह से है। इन दोनों का जो वेक्टर सम बनेगा वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ये एक्सेलरेशन होता है, यहां होता है ये। तो हमको ये थीटा पता है। समझो, हमको अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस केस में देखें, हमको ये थीटा पता है, बट हमको ये एंगल नहीं पता है, ये कितना एंगल पे जा रहा है। देखो ये कितने पे जा रहा है थीटा, वो तो पता है, ए का ही पता है, बट इन दोनों का वेक्टर सम कहाँ जा रहा है, वो इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर, हम नहीं जानते हैं। देयर मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस, तो वहां दिक्कत आती है। तो सिंपल सा तरीका है, समझो, एक ट्रेन के अंदर एक बाइक रखी है, एक वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। अगर वेज और ब्लॉक में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर वेज और ब्लॉक में कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं है, एक एक्सीलरेटेड वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर वेज और ब्लॉक में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, देन यू कैन गो बाय आइदर ग्राउंड फ्रेम और यू गो बाय pseudo frame, no problem. But if a wedge is accelerated, if a wedge is accelerated and with respect to wedge the block also is accelerating. अगर ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर बाइक चल रही है, अगर ट्रेन एक्सेलरेटेड है और ट्रेन के अंदर एक बाइक एक्सेलरेटेड है, तो ट्रेन फ्रेम से बनाइएगा। If wedge is accelerated and with respect to wedge the block is also accelerated within the wedge, then always try to solve from wedge frame. बहुत आसान पड़ेगा कंपेयर टू ग्राउंड फ्रेम के। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं बनेगा नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काम कर, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं।
समझना है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, और तुम उस चीज को फील करना, वो डिफिकल्टी क्या आएगी तुमको, मैं बता रहा हूं। ये थीटा एंगल है, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, और हम इस ब्लॉक को एक्सिलरेट कर रहे हैं। किधर एक्सिलरेट कर रहे हैं? लेफ्टवर्ड। किस एक्सिलरेशन से? जी tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, जी tan थीटा बाय 2। हम इसको एक्सिलरेट कर लेफ्टवर्ड, किस एक्सिलरेशन से? जी tan थीटा बाय 2। ये लेंथ दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम in which block reaches the bottom of which and also find speed of block relative to which at B। ठीक है, अब यहाँ क्या पे है? यहाँ क्या है? यहाँ पे वेज के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे नहीं है। अब सोचो, पहले इसको हम अगर स्यूडो फ्रेम से बनाए, अगर हम इसको वेज फ्रेम से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, इसको वेज फ्रेम से बना रहे हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि सोचो, यहाँ एक वेज एक्सिलरेटेड है, यहाँ वेज एक्सिलरेटेड है, और वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक एक्सिलरेटेड है। तो हम क्या कह रहे हैं? वेज फ्रेम में जा रहे हैं, यानी हम यहां बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग हियर, वी आर द ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द फ्रेम। इस फ्रेम में बैठ के बना रहे हैं। ये फ्रेम खुद एक्सिलरेटेड है, किस एक्सिलरेशन से? ए एक्सिलरेशन से, जिसकी वैल्यू कितना है? जी tan थीटा बाय 2। ये जब इस ब्लॉक का एपीडी बनाएगा तो कौन कौन सा फोर्स लेगा? ये पहला फोर्स लेगा mg, ये पहला फोर्स लेगा कितना? mg। दूसरा क्या लेगा? नॉर्मल। तीसरा क्या लेगा? क्योंकि ये खुद लेफ्टवर्ड एक्सिलरेटेड है, ये वेज है, क्योंकि खुद तो ये लेगा राइटवर्ड एक फोर्स, ये एक राइटवर्ड एक फोर्स लेगा। कौन सा लेगा बताओ? ये जो राइटवर्ड फोर्स लेगा वो लेगा स्यूडो फोर्स। कैसे लिखेंगे इसको? m इंटू ए। ये 3 फोर्स लेगा। नॉर्मल mg तो रियल फोर्स था, बिकॉज ये खुद एक्सिलरेटेड है लेफ्ट, इसलिए ये एक फोर्स लेगा किधर? राइट। और ये कहेगा कि लेट, इसको जो एक्सिलरेशन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? w। उसको दिख रहा है w, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में उसको एक्सिलरेशन क्या दिख रहा है? w। वेज के रेस्पेक्ट में उसको एक्सिलरेशन क्या दिख रहा है? w। लेट द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द वेज इज w। और उसका डायरेक्शन पता है उसको, एक ही डायरेक्शन में ये चल सकता है। वेज के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसको पता है ये इस डायरेक्शन में ही चल सकता है। अब ये क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा। अब ये क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा। तो ये क्या करेगा? इसको बताओ, इसके रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, पहले यहां किसी कोई डाउट है? नॉर्मल mg स्यूडो, और इस पर्सन को लेट द एक्सिलरेशन एज सीन बाय दिस पर्सन इज w along the inclined plane। Agreed? अब इस क्या करेगा? ये इसको जिस इस फ्रेम में, इस ऑब्जर्वर को, वेज में बैठे हुए ऑब्जर्वर को जिधर एक्सिलरेशन दिख रहा है उसको ये क्या मानेगा? एक्स एक्सिस। जिधर एक्सिलरेशन दिखा उसको क्या मानेगा? एक्स एक्सिस। और उसके नॉर्मल क्या मानेगा? वाई एक्सिस। ये कहेगा भाई ऐसा है, ये कहेगा भाई ऐसा है कि जिधर एक्सिलरेशन इसको दिख रहा है यानी W डाउन द इंक्लाइन, इसको ये क्या मानेगा? एक्स एक्सिस, और इसको मानेगा वाई एक्सिस। तो इसको ये समझ में आ रहा है क्या? इसको समझ में आ रहा है कि A का एक्स कंपोनेंट, एक्सिलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है बताओ?
एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट है w डाउन द इंक्लाइन, और एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट कितना है जी? 0। एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट 3 फोर्स हैं, mg, नॉर्मल और स्यूडो। इसका x कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का कितना? w डाउन द इंक्लाइन, और y कंपोनेंट कितना होगा? 0, क्योंकि तुमने एक्सीलरेशन w के डायरेक्शन को ही x एक्सिस माना था। अब जरा इक्वेशन लिखो, ay 0 करो, ay 0 परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, नेट फोर्स 0, तो क्या लिखोगे बताओ? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स होना है 0, तो क्या लिखोगे बताओ? लिखोगे नॉर्मल माइनस mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा इज 0। नॉर्मल पॉजिटिव y एक्सिस में था, mg cos थीटा नेगेटिव y एक्सिस में था, ma sin थीटा नेगेटिव y एक्सिस में था, तीनों का। और एक वैल्यू क्या डाल दोगे यहां से? g tan थीटा बाई 2, एक वैल्यू यहां डाल दो, नॉर्मल आ जाएगा। अब आओ w पे, w कैसे निकालेंगे सो देखो। अब जाओ, अब जरे आओ, यहाँ fy था 0, अब आ जाओ fx इज इक्वल टू m इंटू ax। fx कितना है सो बताओ। नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है। mg का एक कंपोनेंट है कितना? mg sin थीटा। mg का एक कंपोनेंट है पॉजिटिव y डायरेक्शन में, mg sin थीटा, माइनस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है नेगेटिव x डायरेक्शन में, कितना? ma cos थीटा, दैट इज इक्वल टू m इंटू w। देखो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन है, नेट फोर्स जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है वो क्या है? mg sin थीटा डाउन एंड ma cos थीटा अप द इंक्लाइन, और इन दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? m इंटू w। तो m तो कट गया, a को प्लेस कर दो, कितना? g tan थीटा बाई 2, तो w आएगा, समझो, तो w आएगा g sin थीटा माइनस g tan थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया? g sin थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? g sin थीटा बाई 2। सही है? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? g sin थीटा बाई 2। यानी कि इस पर्सन को लगेगा, जो पर्सन इस वेज फ्रेम में बैठा था उसको लगेगा ये डाउन द इंक्लाइन स्लिप कर रहा है, किस एक्सीलरेशन से? g sin थीटा बाई 2 से। एग्रीड? अब तुमको जो क्वेश्चन बनाना है वो आराम से बन जाएगा। तो तुम अब ये निकाल लिए हो, तुम अगर ये निकाल लिए हो क्या कि इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, समझो, अब तुम अगर ये निकाल लिए हो कि इसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? वेज के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी बताओ? W जो की थी g sin थीटा बाई 2। इसका मतलब है, अब तुम देखो, तुमको जो ये डिस्टेंस AB दिया है वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? L। तुम जब लिखोगे इसको S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये तुमको जिसके रेस्पेक्ट में वही इसके और वही सबको सेम फ्रेम में लेना होगा। ये 0 था, ये L है अलोंग द इंक्लाइन, और ये W है किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सीलरेशन थी W, इसकी डिस्प्लेसमेंट थी कितनी? L, और टाइम, अब टाइम निकालना है तो L इक्वल टू कितना हो जाए बताओ? हाफ इंटू W का मतलब कितना था? g sin थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4L बाई g sin थीटा। सिमिलरली तुम लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। u था 0, a का वैल्यू W, डिस्प्लेसमेंट है L, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी थी? W, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? L, तो v स्क्वायर हो जाएगा बताओ 2 टाइम्स ऑफ g sin थीटा बाई 2
इंटू एल, यानी v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ GL साइन थीटा। अब चलो, तुमने सोचा कि नहीं मैं इसको इस फ्रेम से नहीं बनाऊंगा, समझ लो ये जो तुमको L दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, ये इसको दिखेगा, ये L डिस्प्लेसमेंट किसको दिखेगा, वेज पे के पर्सन को दिखेगा। अब तुमने सोचा कि नहीं मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से बनाऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सो देखो पहले देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखेगा क्या, पहले ये वेज इस तरह से था, पहले ये वेज इस तरह से था, कुछ देर चलने के बाद ये यहां पहुंच गया, ये थीटा था, ये थीटा, ये यहां पहुंच गया। तो ब्लॉक पहले यहां था और अब ये ब्लॉक यहां है। अब ये ब्लॉक चला होगा ऐसे, ग्राउंड के फ्रेम में ये चला होगा ऐसे, ये है मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझो ये था मोशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंक्लाइन, ये तो पता था, इसका डायरेक्शन पता है तुमको। मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेज तुमको पता है, वो कांस्टेंट मोशन है, वो उसी डायरेक्शन में चल सकता है, तो उसका तुमको एंगल पता है, बट इसका तुमको एंगल नहीं पता है। होता क्या है, ये इधर एक्सेलरेट होता है, किस एक्सेलरेशन से, देखो ये है एक्सेलरेशन W का डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये किसका एक्सेलरेशन है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका है एक्सेलरेशन, ये वेज का एक्सेलरेशन है, g tan थीटा बाई 2। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, समझो पैरेललोग्राम लगा दो, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ये है एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये है एक्सेलरेशन, दोनों का वेक्टर सम जो है वो होगा, ये जो टर्म है दैट वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में बनाओगे तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि ठीक है हम ग्राउंड फ्रेम में इसका एफबीडी बना रहे हैं, लेट अस टेक द एफबीडी ऑफ दिस फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो हमने क्या किया, यहां एक ब्लॉक को रखा, mg लिया नीचे, नॉर्मल लिया इधर, FBD फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो सिंपल बात है, ग्राउंड फ्रेम में जब लोगे तो दो ही फोर्स लोगे, कौन सा, mg और नॉर्मल, क्योंकि स्यूडो फोर्स तुम ले नहीं सकते हो, और रियल फोर्स दो ही है, mg और नॉर्मल। अब इसका एक्सेलरेशन तुमको मानना पड़ेगा कहीं यहां, कहां मानना पड़ेगा, लेट द एक्सेलरेशन बी ए हियर, let the acceleration be a here. This is the acceleration with respect to ground, which makes some angle alpha with the inclined plane. ठीक है, अब तुम्हारे दो अननोन है, कौन कौन सा, एक a है और एक अल्फा है, क्योंकि तुम ना तो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जानते हो, ना तो तुम इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जानते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ना तो तुम उसका मैग्नीट्यूड जानते हो और ना तुम उसका डायरेक्शन जानते हो। बट यहां पर जब तुम इसको वेज फ्रेम में ले रहे थे, ये वाला टर्म, एटलीस्ट तुम डायरेक्शन तो जानते थे, सिर्फ एक अननोन था, कौन सा, मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अननोन है और डायरेक्शन भी है अननोन है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है, समझ लो, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, चाहे वो ये कुछ भी हो, फिजिक्स में हर चीज का रूल डिफाइंड है, उस रूल से भटकोगे तो दो स्टेप का क्वेश्चन 2 पेज में चला जाएगा। हम इसको सॉल्व कर सकते बट करेंगे नहीं। अब ये बताओ, मान लो तुम ए निकाल भी लिए, मान लो तुमने बहुत मेहनत किया एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क यू कैलकुलेटेड ए, खूब पसीना बहाया, यू कैलकुलेटेड ए, तुमने ए निकाल लिया एंड अल्फा भी निकाल लिया, मान लो तुमने बहुत मेहनत किया और ए और अल्फा निकाल लिया,
तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसको, इस ब्लॉक को इस वेज के ऊपर से लेके वेज के नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तुमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेज। तो जब तुमने वेज फ्रेम से लिया था तो तुमको ये डिस्टेंस एल पता था, तुमको ये डिस्टेंस एल पता था, इसीलिए तुमने सीधे लिख दिया था एल इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर। एल इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एल भी वेज फ्रेम में था, डब्ल्यू भी वेज फ्रेम में था, तो चल गया। अब तुमने इसको ए निकाल लिया, अब तुमको जानना है कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, तो तुमको ये लेंथ चाहिए। और तुम चाहते हो इस डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट करना, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम इज नॉट ए बी, इज नॉट ए बी, इट इज ए सी। अब तुमको ए सी निकालना पड़ेगा। तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इस तरह से ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 880 स्क्वायर, ये लिखोगे ना तुम, क्योंकि तुम जिस फ्रेम में एक्सीलरेशन निकाले हो उसी फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। अब तुम बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे तुमको फिर से पसीना बहाना पड़ेगा, तुमको फिर से पसीना बहाना पड़ेगा। ये लेंथ है एल, एक वेक्टर, ये लेंथ हो जाएगा कितना पता है, हाफ इंटू जी tan थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। और अब लगाओगे कोसाइन फॉर्मूला तो ये निकलेगा, तब तुम यहां इसको डालोगे। इतना नहीं करना है, ठीक, इतना नहीं करना है। अब समझ लो इसको, हम ज्यादा तुमको ये नहीं करेंगे। मानते हैं हम कभी कभी गलत स्टेटमेंट भी देते हैं क्लास में, ताकि तुम उस गलत स्टेटमेंट के बेसिस पे भी, हम तुमसे बोल रहे हैं जब भी कोई वेज एक्सीलरेटेड होगा, जब भी कोई वेज एक्सीलरेटेड होगा और उस वेज के रेस्पेक्ट में एक ब्लॉक एक्सीलरेटेड होगा, तो हमेशा वेज फ्रेम में बनाना स्यूडो फोर्स लेके। अगर एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर जो बैठा पैसेंजर है उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर एक बाइक चल रही है, तो बाइक को सॉल्व करने के लिए ट्रेन फ्रेम में सॉल्व करना। भले वो ग्राउंड फ्रेम पूछा गया बाद में कन्वर्ट करेंगे, बट हमेशा सॉल्व करोगे ट्रेन फ्रेम में। इसमें कोई भी इसमें कभी भी अपने तरफ से काबिलियत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। एकदम एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, यही करना है तुमको। अगर ट्रेन के अंदर बाइक रेस्ट पे है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में बाइक रेस्ट पे है, तो ग्राउंड से बनाओ या वहां से बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड से बनाओ या ट्रेन से बनाओ, लेकिन अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन एक्सीलरेटेड है और ट्रेन के अंदर ट्रेन के रेस्पेक्ट में एक बाइक एक्सीलरेटेड है, तो ट्रेन फ्रेम से ही बनाओगे स्यूडो फोर्स लेके। हमेशा जहां भी स्लिपिंग दिखेगा, जहां भी किसी मूविंग फ्रेम में स्लिपिंग दिखेगा, तो तुम स्यूडो फोर्स ही लगाओगे। और क्वेश्चंस में जब तुम बुक्स में देखोगे वही लगाया है, बट उसका कारण नहीं बताया है। हम लोग कारण भी बता रहे हैं। किसी कोई डाउट? हम ये सब चीज नोट्स में लिखे हैं, तुम इस नोट्स को एक बार पढ़ना। मेरे पढ़ाने के बाद और नोट्स देखने के बाद दोनों जब मिलेगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। किसी कोई डाउट?